प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसके क्या क्या जो पीपीसी होता है उसका क्या क्या एडवांटेज होता है। इसको प्रारंभ करने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले आपको हम ये बता दें, इसके पहले आपको हमने डेफिनेशन ऑफ पीपीसी के बारे में बताया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, उस पर फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं, इन सब के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं उनको यह पार्ट समझ में नहीं आएगा। सो आप लोग जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक अपना पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट का बुक का, सो आप लोग तुरंत जाएँ टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ से सभी बुक का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। इसमें आपको एडवांटेज वगैरह जो कुछ भी है पीपीसी का, इन सब के बारे में हम बताएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडवांटेज ऑफ पीपीसी के बारे में। किसको बताएंगे? एडवांटेज ऑफ पीपीसी। जो पीपीसी अर्थात प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल होता है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएं प्रोडक्शन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। अगर जो भी स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए जो पीपीसी होता है इससे क्या होता है कि जो भी आपके कस्टमर्स रहते हैं उनको अच्छे विक्रय पश्चात सेवा प्रदान करने के कारण व्यवसाय में स्थिरता आती है। इसका मतलब ये होता है कि पीपीसी मतलब क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। मतलब प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं तो उसकी प्लानिंग करना पड़ता है कि कोई उसमें कमी ना होने पाए। उसकी प्लानिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो कंट्रोल के द्वारा उसको सही करते हैं। तो यही सब है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने मार्केट में लॉन्च किया तो आपके कस्टमर उसको आएंगे खरीदने। प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो 2-4 लोग और खरीदने आएंगे, लेकिन अगर बेकार रहेगा तो फ्लॉप हो जाएगा। तो यही है कि ग्राहक को अच्छे विक्रय पश्चात मतलब जब उसको बेचा जाएगा उसके पश्चात जो है उसको अच्छी सेवा जब आप लोग देंगे तो जो आपका मार्केट वैल्यू आपका जो व्यवसाय है उसमें स्थिरता आएगी, मतलब वह एक समान वेग से चलता रहेगा। सेकंड आपका इसमें कह रहा है कि पूंजी निवेश की उचित वापसी निश्चित होती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है, अगर वह अच्छी प्रकार से काम कर रहा है, अच्छी प्रकार से बिक रहा है, तो अगर 5 रुपये में आप लोग बनाए हैं उसका टोटल कास्ट आया है 6 रुपये 7 रुपये अगर उसका मार्केट में बिक्री रेट है, तो इससे क्या होता है जितना आप लोग पूंजी उसमें इन्वेस्ट किए हैं, जितने भी आप लोग उसमें लागत अपनी लगाए हैं, वह उचित रेट के साथ आपकी वापस भी आती रहती है अगर प्रोडक्ट आपका सही रहता है। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ पीपीसी। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट में सुधार लाते रहने के कारण सामान की मांग प्रतिष्ठा व मूल्य भी बढ़ता रहता है। देखिए प्रोडक्ट अगर आपने कोई भी अपने मार्केट में लॉन्च किया हुआ है, तो अगर उसमें मान लीजिए कोई कमी आएगा तो कस्टमर जाएगा दुकानदार से बताएगा, दुकानदार फैक्ट्री से संपर्क करेगा तो बताएगा ये कमियां आ रही हैं, तो फैक्ट्री वाले क्या करेंगे उसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वो उस कमी को बंद करके उसमें कुछ नया इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उस सामान की मांग जो है, उस प्रोडक्ट की मांग जो है बाज़ार में बढ़ती रहेगी और उसका मूल्य भी बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से कुछ और एडवांटेज हैं, इसको भी ध्यान से सुनिए, हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें कुछ इसके और एडवांटेज हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें जो कस्टमर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो कस्टमर होते हैं उनको उचित समय पर जो सामान की प्राप्ति होती है वह निश्चित रूप से मिलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, कोई कस्टमर आया कहा कि हमको 5 प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट आपका अच्छा रहेगा तभी तो मार्केट में बिकेगा। तो उसको अच्छा लगा इसलिए उसने 5 की मांग की, तो निश्चित समय में आप अगर उसको अच्छा लगेगा तो निश्चित समय आप उसको यह प्रोडक्ट दे भी सकते हैं। ओके, इसी समय और भी है कि जो भी आपके एक नेक्स्ट आता है इसमें, जो भी आपके रिसोर्सेस में रहते हैं अगर उसका प्रयोग हम सही प्रकार से करते हैं तो इससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि रिसोर्स में क्या हो गया, रिसोर्स में आपके लेबर हो गए, इसमें आपके मशीन्स हो गए। मतलब हमने आपको 3M के बारे में पढ़ाया था, क्या बताया था? 3M के बारे में पढ़ाया था, मैन, मटेरियल और एक क्या था? मशीन। अगर तीनों नहीं रहते हैं तो आपका प्रोडक्शन हो पाना निश्चित नहीं रहता है। ओके, तो अगर मैन, मशीन और
मटेरियल सही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी सोर्सेज आपकी यूज हो रहे हैं, अगर उसका हम सही प्रकार से यूज करेंगे तो प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये होता है एडवांटेज ऑफ पीपीसी। पीपीसी के लाभ के बारे में हमने आपको बता दिया। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट हमें आगे क्या पढ़ना है। तो अभी तक आपने प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं और इसके क्या क्या फैक्टर्स थे, ये सब हमने आपको बताया। अब आगे आपका मिलेगा फंक्शन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट। जैसे कि जो पीपीसी डिपार्टमेंट होता है इसमें बहुत सारे वर्कर्स, आपके बहुत सारे आदमी काम करते रहते हैं, तो इन सब का कुछ कार्य होता है, तो इन सब को देखेंगे। तो फंक्शन ऑफ पीपीसी डिपार्टमेंट अर्थात उत्पादन, नियंत्रण एवं नियोजन विभाग के जो कार्य हैं इसको हम देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक डायग्राम बनाएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा और सभी डायग्राम के माध्यम से जितने भी डिफिनेशंस आएंगे सबको एग्जाम्पल सहित आपको हम समझाने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपसे हम कहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं बाकी हम हमारा जो भी फंक्शन है उसको। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ओके, आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसी को लेके हम आपको पूरा समझाने वाले हैं। देखिए जो पीपीसी डिपार्टमेंट है, जो आपका पीपीसी डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत आपके बहुत सारे आते हैं। जैसे सबसे पहले प्लानिंग फेज आपका आएगा, सबसे पहले आपका इसमें आता है प्लानिंग फेज। तो प्लानिंग फेज क्या होता है इसको अभी हम आपको आगे समझाएंगे। प्लानिंग फेज के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रीरियर प्लानिंग, एक होता है एक्टिव प्लानिंग। तो प्रीरियर प्लानिंग क्या होता है, एक्टिव प्लानिंग क्या होता है, इन सबको समझाएंगे। और जब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में जब पार्ट फर्स्ट बताया था तो उसमें आपका शेड्यूलिंग आया था, लोडिंग आया था, टूल कंट्रोल आया था, रोटिंग आया था, तो ये सब आया था हमने। तो उस समय आपको हमने ये बताया था कि आपको आने वाले वीडियोज़ में सब, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सभी एक टॉपिक हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पीपीसी होता है इसके डिपार्टमेंट के वर्क में आपसे सिर्फ यही 3-4 हेडिंग पूछ लेगा, कहेगा इसका पूरा डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको डिस्क्राइब भी कराएंगे, ध्यान से आप लोग बस देखते रहिए। तो जो प्रीवियर प्लानिंग होता है इसमें आपके 3 टाइप होते हैं, एक होता है फोरकास्टिंग जिसे बोलेंगे पूर्वानुमान, एक होता है ऑर्डर राइटिंग जिसे आदेश लेखन बोलेंगे, थर्ड होता है आपका प्रोडक्ट डिजाइन। इसी में आपका एक्टिव प्लानिंग आता है। तो एक्टिव प्लानिंग में भी आपके कई टाइप होते हैं, तो इसको भी आपको बताते हैं हम। ओके, देखते रहिए आप लोग बस। देखिए इसमें जो आपका इसमें आता है, इसमें आपका सबसे पहले आता है प्रोसेस प्लानिंग एंड राउटिंग। फिर इसमें आपका सेकंड नंबर में जो आता है वो होता है आपका पदार्थ नियंत्रण अर्थात मटेरियल कंट्रोल। फिर आता है आपका टूल कंट्रोल, फिर आता है लोडिंग, फिर होता है शेड्यूलिंग। ओके, इसी प्रकार जो सेकंड फेज आता है प्लानिंग, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाने का सेकंड फेज जो आता है उसे बोलते हैं एक्शन फेज। तो एक्शन फेज में डिस्पैचिंग का कार्य किया जाता है। आप लोग अगर कुछ भी ऑर्डर करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन कार्ड हो, तो अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, तो उसमें देता है कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है। तो इसी प्रकार से इसमें भी प्रोडक्ट जब बना लेंगे उसको भेजना रहेगा मार्केट में, तो कैसे क्या करना है इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे आगे। थर्ड फेज आपका आएगा कंट्रोल फेज अर्थात नियंत्रण शीर्ष। ये भी 2 टाइप का आपका होगा, फर्स्ट आपका प्रोग्रेस रिपोर्टिंग आएगा, सेकंड आपका करेक्टिव एक्शन आएगा। तो ये सब क्या होते हैं ना, इसको भी हम आगे आपको बताते हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आपका फर्स्ट होता है डाटा कलेक्शन, सेकेंड होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, इसके बाद जो करेक्टिव एक्शन होता है इसमें आपका फर्स्ट आता है एक्सपेडिटिंग और फॉलोअप, सेकेंड आता है री प्लानिंग। ठीक, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल फेल हो जाता है, नहीं अच्छे से वर्क करता है, तो उसको बनाने के लिए फिर से हमें रीप्लान करना पड़ता है, तो ये आता है आपका रीप्लानिंग के अंतर्गत। तो आगे अभी हम आपको पूरा विस्तारपूर्वक दिखाएंगे, बताएंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लानिंग फेज। कौन सा देखेंगे, प्लानिंग फेज आपका क्या होता है। अब प्लानिंग फेज का मतलब क्या होता है, जो प्लानिंग फेज होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हमने आपको प्रोडक्शन प्लानिंग पढ़ाया था। प्लानिंग का मतलब यही होता था किसी कार्य को शुरू करने से पहले जो भी हम योजना बनाते थे वही सब प्लानिंग के अंतर्गत आता था। तो प्लानिंग फेज भी कुछ इसी प्रकार से है। जो प्लानिंग फेज होता है यह आपके पीपीसी, जो प्लानिंग फेज होता है आपके पीपीसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कार्य हमें करना है उसको किस प्रकार से करना है, ये सारी योजनाएं बनाई जाती हैं प्लानिंग फेज में। हमने आपको बताया भी था पहले भी और अब भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके यह 2 भाग में आपका बंट गया है। एक आपका होता है प्रीरियर प्लानिंग, अभी आपको हमने ऊपर
बताया था डायग्राम में। एक होता है प्रीरियर प्लानिंग और जो सेकंड होता था वो होता है आपका एक्टिव प्लानिंग। तो प्रीरियर प्लानिंग क्या होता है, एक्टिव प्लानिंग क्या होता है, इन सबको भी देखेंगे। इसके पहले आपको प्लानिंग फेज समझ में आया होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, जैसा भी योजना बनाते हैं, वो सब आपका आता है प्लानिंग फेज के अंतर्गत। तो प्लानिंग फेज आपका दो टाइप का होता है, एक होता है प्रीरियर प्लानिंग और एक होता है एक्टिव प्लानिंग, या सीधे आप बोल सकते हैं प्रीरियर फेज या एक्टिव फेज। तो प्रीरियर फेज क्या होता है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, आप पीछे भी पढ़ के आए हैं और उन सब के बारे में देखेंगे। एक्टिव फेज क्या होता है या एक्टिव प्लानिंग क्या होता है, इसमें आपका बहुत सारा आता है, लोडिंग, शेड्यूलिंग, ये सब आता है। तो इन सबको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो प्रीरियर प्लानिंग, जो प्रीरियर प्लानिंग आता है वो आपका प्लानिंग फेज में आता है। तो प्रीरियर प्लानिंग का मतलब होता है प्रारंभिक नियोजन। क्या होता है, प्रारंभिक नियोजन। तो प्रारंभिक, आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, प्रोडक्शन से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो उसमें किए जाने वाले जो भी क्रियाएं रहती हैं, जो भी किए जाने वाले कार्य रहते हैं, उनका पहले से जो हम निर्धारण करते हैं वो आता है प्रीरियर प्लानिंग के अंतर्गत। अर्थात अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि मान लीजिए अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा तरीका अपनाएंगे, इन सब को अगर आप पहले से सोचते हैं तो ये सब होता है प्रीरियर प्लानिंग के अंतर्गत। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक नियोजन होता है या जो प्रीरियर प्लानिंग होता है, उसका अर्थ ये होता है कि प्रोडक्शन में की जाने वाली क्रियाओं का पूर्व में ही निर्धारण करना। प्रीरियर प्लानिंग का मतलब होता है, एक बार ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुन के आप लोग लिख भी सकते हैं कि जो प्रीरियर प्लानिंग होता है इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन में किए जाने वाली जितने भी क्रियाएं होती हैं उसका पहले से ही निर्धारण कर लेना, यही होता है आपका प्रीरियर प्लानिंग। तो प्रीरियर प्लानिंग में आपके दो तीन टाइप्स के थे। तो एक था आपका इसमें फोरकास्टिंग, एक था आपका ऑर्डर राइटिंग और एक था प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रीरियर प्लानिंग आप लोग पढ़ रहे हैं। प्रीरियर प्लानिंग किसके अंतर्गत आता है, प्रीरियर प्लानिंग आपका प्लानिंग फेज के अंतर्गत आता है। प्लानिंग फेज में प्रीरियर प्लानिंग में आपका आता है तीन टाइप, फोरकास्टिंग, ऑर्डर राइटिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फोरकास्टिंग। तो चलिए फोरकास्टिंग को समझते हैं। जो प्रीरियर प्लानिंग होता है इसमें फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया है तो उसकी लागत कितनी आएगी, उसमें उसको बनाने में क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी और भविष्य में उससे लाभ होगा या नहीं होगा, यह सब जो हम सोचते हैं ये सब आता है फोरकास्टिंग के अंतर्गत। अर्थात आप लोग सीधे कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने आप बना लिया तो आपको तो ये पता है नहीं कि भविष्य में वो कितना बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने लेबर्स लगेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो पूर्वानुमान होता क्या है, पहले आप लोग जो कुछ भी अनुमान लगाते हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इसे लिख सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आपके लिखा हुआ है। अर्थात आप लोग सीधे कह सकते हैं पूर्वानुमान का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि भविष्य में होने वाली बिक्री इत्यादि के कार्य की मात्रा, जैसे कि भविष्य में प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, ठीक, इसमें जो कुछ खर्च कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसकी मात्रा हो गया, बिक्री की मात्रा, उसकी गुणवत्ता क्या क्या है, कितने माल की खपत होगी, तो और प्रोडक्शन कार्य में लगने वाली कितनी आपकी पूंजी लग रही है, कितने लेबर्स वर्क कर रहे हैं, उसका आय क्या आएगा, उसमें कितना हम व्यय जानेंगे और इत्यादि। यहाँ इतिहास नहीं है, आपका इत्यादि लिखा है, ठीक ना। इसको इत्यादि के बारे में अनुमानित तौर पर जो कुछ भी हम आंकड़े एकत्रित करते हैं वही सब आपका पूर्वानुमान कहलाता है। पूर्वानुमान का मतलब यही होता है, एक बार ध्यान से सुनिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो आपको पहले सोचना पड़ता है कि इसका लागत कितना आएगा, इसमें कितने लेबर्स काम करेंगे, कितना इसमें टाइम देना पड़ेगा हमें, और प्रोडक्ट अगर बन जाएगा तो भविष्य में अब बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ भी हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं उसी को हम पूर्वानुमान बोलते हैं। तो गाइस, आपको आशा करता हूँ पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आगे हम फोरकास्टिंग के बाद जो प्रीरियर प्लानिंग होता है इसका सेकेंड पार्ट अर्थात ऑर्डर राइटिंग को देखते हैं। चलिए ऑर्डर राइटिंग को अब देख लेते हैं। ऑर्डर राइटिंग में होता क्या है कि इसके अंतर्गत कार्य को करने के लिए किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकृत किया जाता है। मतलब कि ऑर्डर राइटिंग मतलब ये होता है, आप लोग समझ रहे होंगे कोई ऑर्डर लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। जो ऑर्डर राइटिंग मतलब आदेश लेखन, इसमें यह होता है कि इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाती है। मतलब एक टाइप से समझ लीजिए ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप को ही हम लोग ऑर्डर राइटिंग भी बोलते हैं।
जो कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ इन्हीं के पास होता है। और कोई भी कार्य अगर आपका किया जाता है, उसको संपूर्ण रूप से संपन्न कराना है, उसको पूरा कराना है, कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, क्या कमियां आ रही हैं क्या नहीं, इसको अच्छे प्रकार से अगर पूरा कंप्लीट कराना है और उसमें कुछ कमी आती है तो इन्हीं लोगों को ही जिम्मेदारी उन सब की दी जाती है, ठीक। और जो कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं, जो कुछ भी उसमें कार्य किए जाते हैं, उन सब का कंट्रोल भी इन्हीं के हाथों में होता है। होता क्या है, इसमें एक से अधिक व्यक्तियों को अधिकृत या अथॉरिटी दी जाती है इस कार्य को करने के लिए। इसी को ऑर्डर राइटिंग में हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अधिकृत व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को दिया गया है तो एक व्यक्ति कह सकते हैं, या ग्रुप में दिया गया तो ग्रुप, उन्हीं के संपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। और जितने भी आपकी टोटल गतिविधियाँ होती हैं इसके अंतर्गत, जितने भी मोमेंट्स इसमें होते रहते हैं, उन सब का नियंत्रण भी ऑर्डर राइटिंग के अंतर्गत ही किया जाता है। तो प्रेयर प्लानिंग में तो हो गया। थर्ड आपका प्रेयर प्लानिंग का जो पार्ट है उसको देखते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसको भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन आपका क्या होता है। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है अगर कुछ भी हमें बनाना है, आपको अगर मान लीजिए कोई ड्राइंग ही बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हम डिज़ाइन करते हैं। अब मान लीजिए ड्राइंग तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कोई मशीन ही बनाना है, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ही बनाना है, तो आपको करना क्या पड़ता है, पहले उसकी डिज़ाइन करनी पड़ती है। जब आप लोग उसके अच्छे प्रकार से डिज़ाइन कर लेंगे, क्या होता है कि आप लोग इमेजिन कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो ऐसा वगैरह ऐसा ऐसा रहेगा। तो इसी प्रकार से डिज़ाइन की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका हम डिज़ाइन करते हैं, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें कई टाइप्स के होते हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान देना रहता है, किन किन फैक्टर्स को, तो उन सबको देखेंगे। डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या फैक्टर को देखना रहता है। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है आपका टेक्निकल। जो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है वो आपका आता है टेक्निकल फैक्टर। सेकंड आपका आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर। सेकंड आपका जो आता है वो आपका आता है इंडस्ट्रियल, आप लोग ध्यान से लिख दीजिएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर, ओके। और थर्ड जो आपका इसमें आता है वो आता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर। तो एक आपका टेक्निकल फैक्टर हो गया, सेकंड आपका हो गया इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, थर्ड आपका आता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर। प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसको भी समझना है, टेक्निकल फैक्टर क्या होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल फैक्टर के बारे में। तो जो आपका टेक्निकल फैक्टर्स होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका टेक्निकल फैक्टर है इसमें होता है कि प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वो उसका ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, उसकी मेंटेनेंस क्या होती है, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। टेक्निकल फैक्टर्स के अंतर्गत है, आपका ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। टेक्निकल फैक्टर्स के अंतर्गत आपका सबसे पहले प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस, उसके बाद उसका ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब उसकी चलने की स्थिति कैसी है, ऑपरेटिंग कंडीशंस, और थर्ड आपका आता है मेंटेनेंस। इन तीनों पर जो ध्यान देते हैं हम, वो सब ध्यान देते हैं टेक्निकल फैक्टर्स के अंतर्गत, ओके। तो टेक्निकल फैक्टर्स में आपका ऑपरेटिंग कंडीशन अर्थात कार्यकारी उसकी स्थिति क्या है, परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाता है। और यहीं पे अगर हमने सेकंड बात की थी आपकी, तो सेकंड बात जो हमने किया था वो किया था आपके इंडस्ट्रियल, ध्यान से नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है, तो जो आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपके प्रोडक्ट फंक्शन अर्थात जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसका कार्य क्या कैसा है, और प्रोडक्ट की शेप कैसी है, प्रोडक्ट का किस रूप का, किस अपीयरेंस का, उसका एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के फंक्शन के बारे में, कि वह किस प्रकार से आपका कार्य करेगा, उन सबको कैसे बनाना है, इन सबको इसमें देखते हैं। प्रोडक्ट फंक्शन के बाद फंक्शन देखते हैं इसका शेप हमें कैसा बनाना है, इन सबको देखते हैं। और इसका रूप कैसा होता है, इसका साइज कैसा होता है, ये सब आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका एक शब्द और आता है इर्गोनॉमिक्स, ERGONOMICS, इर्गोनॉमिक्स आता है। तो इर्गोनॉमिक्स क्या होता है, यह मशीन और मानव के बीच जो संबंध को दर्शाता है कि मशीन और मानव में क्या क्या संबंध होते हैं, इन सबको इर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ये आप लोग मशीन डिज़ाइन की जो बुक है आप लोगों को उसमें पढ़ने को मिलेगा, ओके। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आपका प्रोडक्शन के फंक्शन कौन कौन से, उसका शेप, साइज, इर्गोनॉमिक्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा।
थर्ड की अगर आपकी बात करें तो थर्ड जो आपका था वो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स, क्या था आपका थर्ड वाला जो था प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंतर्गत, उसमें था प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर। प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है इसको देखते हैं। जो आपका प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि पदार्थ की विशिष्टताएं देखी जाती हैं कि अगर हम कोई मटेरियल, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें जो भी पदार्थ हम यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक, वो सही है कि नहीं है। ओके, इसके द्वारा क्या करते हैं कि लेआउट का निर्माण करते हैं। कोई कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उसका सबसे पहले आउटलाइनिंग करते हैं, उसकी लेआउटिंग करते हैं, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, उसके बाद उसकी सरफेस की फिनिशिंग कैसी होगी, इन सबको हम देखते हैं प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स फैक्टर के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसका स्टैंडर्ड्स कैसा है, स्टैंडर्ड्स कैसा है उसका प्रोडक्ट का जो हम बनाएंगे, उसकी लेआउटिंग किस प्रकार से करेंगे, इन सबको इसमें देखा जाएगा। लेआउटिंग के बारे में देखा जाएगा। इसमें आप लोग उसकी सरफेस फिनिश के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से इसकी सरफेस का फिनिशिंग आएगा। और इसमें आपको मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, यानी जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशिष्टताएं हैं, स्पेसिफिकेशंस। तो ये सब आपके हो जाते हैं किसमें, ये सब आपके हो जाते हैं प्रियर प्लानिंग में। किस में होते हैं, प्रियर प्लानिंग में। तो प्रियर प्लानिंग आपको समझाया था हमने, यहाँ एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरा आपको फिर से दिखाते हैं। प्लानिंग फेज में आपके दो टाइप के थे, एक प्रियर था एक एक्टिव था। तो प्रियर वाला हम स्टार्ट करके चले हैं। प्रियर में सबसे पहले आपका प्रियर वाला चला है, तो प्रियर में आपका सबसे पहले फोरकास्टिंग आया है। फोरकास्टिंग क्या होता है ये सब आपको हमने बता दिया। उसके बाद आपका इसमें ऑर्डर राइटिंग आया था। ऑर्डर राइटिंग क्या क्या था ये सब भी आपको हमने पूरा डिस्कस करके बताया है, इन सबको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन आया है। प्रोडक्ट डिज़ाइन में 3 टाइप बने थे। आपका फर्स्ट बना था टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर के अंतर्गत उसमें परफॉर्मेंस देखते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसी होती है, उसकी मेंटेनेंस कैसी होती है, ये सब देखते हैं। आगे आपका इसमें सेकेंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आता है, जिसमें क्या क्या प्रोडक्शन से संबंधित जितने फंक्शन होते हैं, जितने शेप होते हैं, उसकी साइज़ कैसा होगा, एर्गोनॉमिक्स क्या होगा, ये सब आता है। थर्ड आपका इसमें आता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत सब कुछ देखते हैं। उसकी सरफेस फिनिशिंग कैसी होती है, उसकी लेआउटिंग कैसे करेंगे, मटेरियल कैसा है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही है या नहीं, तो ये सब हम आपको बता देंगे। तो आपको हमने प्रियर प्लानिंग के बारे में टोटल बता दिया। आगे आपका बचता है एक्टिव फेज। कौन सा बचता है, एक्टिव फेज। तो एक्टिव फेज किसका टाइप है, जो एक्टिव फेज टाइप है वो आपका, वो किसका टाइप है आपका हमने बताया था, वो है आपके प्लानिंग फेज का। तो जितने भी फेज बचे हुए हैं, चाहे वो एक्टिव फेज रहे, कंट्रोल फेज रहे, प्रोग्रेस फेज रहे, करेक्टिव फेज रहे, ये सब आपको हम अब अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इतना आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, नोट्स भी बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो, और साथ साथ सुन के नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए। तो चलिए अगली वीडियो में आपको ये जितने भी फेज हैं सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका इसमें जो कुछ भी बचा हुआ है उन सबको आगे आपको हम बताएंगे।